वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन ऑनलाइन क्लासेस। एज यूजुअल आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन सेशन स्टार्ट करने वाला हूं, खास करके नीट के एस्पिरेंट्स लिए। जेई के स्टूडेंट्स का अभी 29 को ही आपके एग्जामिनेशन फिनिश हुए और बहुत से स्टूडेंट का ये भी कन्फ्यूज़न था यहाँ पे कि एक्चुअल में जो उन्होंने एग्ज़ाम दिए किन्हीं किन्हीं शिफ्ट में तो बहुत ईजी रहा पैटर्न और किन्हीं किन्हीं में थोड़ा सा एवरेज से ऊपर था। तो एक्चुअली उन स्टूडेंट्स को घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जो ये इस बात को लेके काफ़ी डरे हुए हैं कि जिनका पेपर काफ़ी इजी रहा तो बहुत ज़्यादा स्कोर कर जाएंगे, या जिनका बहुत ही ज़्यादा एवरेज से थोड़ा ऊपर रहा तो उनके थोड़ा ऐसा नहीं है। सारी शिफ्टों के जितनी भी मार्किंग स्कीम है वो नॉर्मलाइज करके ही एनटीए फाइनल आपका स्कोर कार्ड शो करता है। तो ये तो है फिलहाल जो फेयर था आपका जेई के स्टूडेंट का था। तो फिलहाल आज मैं आपका जो कॉन्सेप्ट डील करने वाला हूँ नीट के स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जो कि होने वाले डॉक्टर्स हैं, जो कि होने वाले आपके मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं और फ्यूचर के डॉक्टर हैं, उनके लिए आपका फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल सेशन स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है, जिसमें हर तरह के कॉन्सेप्ट को डील किया जाएगा और स्टूडेंट्स को इस हद तक उन्हें स्ट्रेंथ मिल जाएगी कि एक्चुअल में कि वहाँ पे कंपटीशन एग्जामिनेशन हॉल में उनको किस तरह वहाँ पे प्रॉब्लम को टैकल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है, और ज़्यादा घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट का फियर होता है कि हमारा 1 साल हो गया, 2 साल निकल गए, 3 साल निकल गए, इसके रिगार्डिंग उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स ही आपके काम आएंगे और ये कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत बहुत बढ़िया स्कोर वहाँ पे देने वाले हैं, ठीक है। तो एक तरह से आपको रैंक बूस्ट करेगा, इसलिए इसको मैं कोई स्पेसिफिक नाम तो दूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें आपके कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ रैंक भी बूस्ट होगी। केवल नाम देने से उसकी क्वालिटी इंप्रूव नहीं होती है। जो कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगे, जो आपके फंडे यहाँ पे इंप्रूव होंगे, वही वहाँ पे मैटर करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम स्टार्ट करते हैं एक स्पेशल सेशन जो नीट के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन देने से पहले एक चीज़ बता दूं, जो आपकी पास की जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा साइड में रख लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्कुल ज़ीरो लेवल से जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, किस तरह आपको हर प्रॉब्लम को एनालाइज करना है, किस तरह वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, वो चीज़ें यहाँ पे बताई जाएंगी, ठीक है। तो देखिए, जब भी आप फिजिक्स की वहाँ पे स्टार्टिंग करेंगे, सबसे पहले तो फिजिक्स में कोई भी चीज़ आपकी 2 ही स्टेप में खत्म हो जाती है। पहली होती है रेस्ट, दूसरी हो मोशन, ठीक है। रेस्ट और मोशन में ही सारी फिजिक्स कंप्लीट हो जाती है, चाहे वो आपके माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मोशन हो, चाहे वो मासिव मैक्रोस्कोपिक बॉडी का मोशन हो, ठीक है। अब या मासिव पार्टिकल हो चाहे मासिव बॉडी हो, या तो वो रेस्ट में होती है या तो मोशन में होती है, वो बात अलग है। कोई भी बॉडी नहीं एब्सोल्यूट रेस्ट में है, नहीं एब्सोल्यूट मोशन में, ठीक है। तो हम किसी को एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन बिल्कुल नहीं कहते, ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो लिया गया है वो आपको पोल स्टार के रिस्पेक्ट में लिया गया है, ठीक है। अगर हम लाइट की भी स्टडी करते हैं, जो फोटोन्स की जो स्टडी होती है वो भी रेस्ट और मोशन के रिस्पेक्ट में होती है, लेकिन फोटोन्स आपका रेस्ट में रहता नहीं है, क्योंकि अगर फोटोन्स आपका रेस्ट में रहेगा तो उसका मास क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। कैसे पता लगता है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट से, ठीक है, क्योंकि जो मूविंग मास होता है किससे डिफाइन होता है, जानते हैं, ठीक है। एम वी इज इक्वल टू एम नॉट 1/√v² - c², ठीक है। तो इसलिए देखिए, यहाँ पे पार्टिकल फिजिक्स में नहीं जाएंगे, केवल कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, ठीक है। तो कोई भी चीज़ यहाँ पे जब भी स्टार्ट होती है फिजिक्स में, वो तो या तो रेस्ट से होती है या तो मोशन से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम को टैकल करने से पहले आप यहाँ पे ध्यान से रखिएगा, कोई भी जो भी आपकी फिजिक्स की कोई भी प्रॉब्लम जनरेट होगी, ठीक है, वो या तो रेस्ट स्टार्ट होगी, ठीक है, या तो वो रेस्ट पे होगी या तो वो मोशन में होगी, ठीक है। ये तो है उसकी पोजीशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से, ठीक है। और इससे पहले मैंने आपको ऑलरेडी एरर से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो डील कर दिए हैं। वो आप बिलीवर बैच की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते हैं, उसमें सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपके डील किए गए हैं और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स भी डील की गई हैं, ठीक है। अब और ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हम इस जो आपके आज क्या है आपकी 30 जून से लेके आपकी 16 जुलाई, एग्जाम में आपका 17 जुलाई 16 जुलाई तक आपको सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे। इसलिए आपका इस सेशन में बने रहिएगा, ठीक है। और आपका जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं या जो भी हैं आपकी क्लोज बिलोंगिंग है, उनको भी डेफिनेटली ये चीज़ें शेयर कीजिए, ठीक है। क्योंकि बेस्ट चीज़ें जो होती हैं, आपको लगता है ये बेस्ट है, आपके मतलब का है, तो डेफिनेटली आपको वो और वो भी शेयर करनी चाहिए, ठीक है। तो शेयर इस
जो हम शेयर करते हैं अच्छी चीज़ों को, तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट हमें भी मिलता है। ठीक है, तो आप लोगों को भी मिलेगा कि उसको भी लगेगा कि हाँ भाई आपने कोई बेस्ट चीज़ शेयर की है। तो फिलहाल यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं रेस्ट और मोशन। ठीक है, रेस्ट और मोशन में ही कंप्लीट फिजिक्स यहाँ पे खत्म हो जाती है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे आती है कि जब भी हम मासेस की स्टडी करते हैं, जब भी हम मासेस की स्टडी करते हैं, जब भी हम मासेस की स्टडी करते हैं, वो या तो आपका माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होंगे, माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक यानी बहुत ही स्मॉल है, जिनके लिए देखने के लिए हमें माइक्रो, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, इन चीज़ों की जरूरत होती है। ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, ठीक है, 10 की पावर -6, ठीक है, माइक्रोन में, या तो उनका साइज माइक्रोस्कोपिक पे हो गए तो मैक्रोस्कोपिक। जो डेली की लाइफ में जितने भी हम मासेस से एनकाउंटर करते हैं वो मैक्रोस्कोपिक में आते हैं। ठीक है, जिनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। ठीक है, तो या तो हम रेस्ट की स्टडी करते हैं तो मोशन की करते हैं, और मासेस के रिस्पेक्ट में या तो आपका माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो गया तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मासलेस कोई चीज़ होगी। ठीक है, तो हम मासेस की, अगर आप क्लासिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे मासेस होने ही होने हैं। ठीक है, यहाँ तक कि लाइट में भी आप पार्टिकल फिजिक्स में जब जाते हैं तो वहाँ पे फोटोन का मास कुछ ना कुछ होता है, नहीं होता है। ठीक है, ऑब्वियसली होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका, यहाँ तो पार्टिकल क्या होगा, मासलेस होगा, या तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होगा या तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे होगा। ठीक है, अगर मैकेनिक्स की स्टडी करेंगे, मैकेनिक्स की स्टडी आपकी मैक्रोस्कोपिक लेवल पे होती है। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी करेंगे तो वहां पे आपका माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डील होगा। ठीक है, या तो मैकेनिक्स की स्टडी होगी मैक्रोस्कोपिक लेवल में, और आपका जो पार्टिकल फिजिक्स की बात करें या आपका मॉडर्न फिजिक्स की बात करेंगे, वहां पे जो डील होगा आपका माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होगा। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पे स्टार्टिंग करेंगे मैकेनिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से, जो कि आपके काफी हेल्पफुल रहेंगे वहाँ पे कॉम्पिटिशन के एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं फिर कि आखिर कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपके स्कोर को बूस्ट करेंगे। एरर से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वहाँ पे कॉन्सेप्ट बता दिया है, और काइनेमेटिक्स से रिलेटेड भी लेक्चर वहाँ डील होंगे, लेकिन यहाँ पे जो है केवल कॉन्सेप्ट डील होने वाले हैं जो कि आपकी रैंक को बूस्ट करेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे मैकेनिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट सेशन, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आपको रैंक को डेफिनेटली बूस्ट करने वाले हैं, और यहाँ पे आपकी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई जाएंगी जो कि आपको वहाँ पे टाइम सेव करेंगी। ठीक है, टाइम सेव करेंगे तो ऑब्वियसली आपका जो फिजिक्स में अगर आप टाइम बचा लेते हैं तो वहाँ पे बाकी सब्जेक्ट भी इजीली कर लेंगे। लेकिन करने का क्राइटेरिया फिर से बता दे रहा हूँ आपका, सबसे पहले बायो को अटेम्प्ट करेंगे, देन केमिस्ट्री, और फिजिक्स के लिए एटलीस्ट आपको कितना टाइम बचाना है, एटलीस्ट 1 आवर 15 मिनट्स तो सेव करने ही करने हैं, क्योंकि थोड़ी कैलकुलेशन में टाइम लगता है और फिजिक्स का लेवल भी थोड़ा अच्छा रहता है। ठीक है, तो इस चीज़ को मिस नहीं करना है और इसको दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, और दूसरी चीज़, जब भी सेंटर में, जैसे ही सेंटर में जाते हैं थोड़ी बहुत स्माइल जरूर लगिए। हद से ज़्यादा डिप्रेशन के मूड में, आपका स्ट्रेसफुल उसमें जाएंगे तो स्ट्रेस के कारण आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स गलत हो जाती हैं कंपटीशन में। ठीक है, तो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, बिल्कुल एकदम स्माइली फेस, एकदम हंसता हुआ चेहरा लेके जाना, और वापस जब एग्जामिनेशन दे के आएंगे तो उस समय भी हंसता हुआ चेहरा लेके आना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कंपटीशन बहुत इजी होने वाला है, कंपटीशन बहुत इजी हो, मतलब पेपर बहुत इजी होगा और इतना ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिजिक्स में आपको 1 आवर 15 मिनट्स एटलीस्ट सेव करके रखने हैं। और दूसरी चीज़, जो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताऊँगा उसको आपको अच्छे से एक स्पायरल पैड में, एक नोटबुक में लिख लेना है, और वहाँ पर आप डेफिनेटली इसको अप्लाई करके आएंगे तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छा स्कोर करना ही करना है, बूस्ट रैंक होनी होनी है। ठीक है, तो इसलिए देखते हैं कि आखिर ये मैकेनिक्स के कौन से कॉन्सेप्ट, तो स्टार्टिंग हम यहाँ पे करेंगे आपका न्यूटन्स लॉ से। ठीक है, न्यूटन्स लॉ के कॉन्सेप्ट से आप डील करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन जनरेट होते हैं वो आपके आते हैं यहाँ पे मैकेनिक्स में न्यूटन्स लॉ से। ठीक है, अब न्यूटन्स लॉ में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, न्यूटन्स लॉज में हम यहाँ पे आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। हम सिस्टम का एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं अगर गिवन मासेस सिस्टम दिया हो। ठीक है, अब देखो, जब भी हम मासेस की यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालने का कॉन्सेप्ट आता है तो सबसे पहले दिमाग में आपकी ये चीज़ होनी चाहिए कि जो सिस्टम है जहाँ पे मासेस की स्टडी कर रहे हैं वो आपका कौन सा फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। ठीक है, ये दिमाग में अच्छे से आप दिमाग में फीड कर लीजिए कौन सा सिस्टम है, वेदर इट इज एन एक्सेलरेटिंग फ्रेम और नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम, या कि आपका सिस्टम इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। ठीक है,
तो जो न्यूटन्स लॉ हैं केवल आपके इनर्शियल फ्रेम में ही लगते हैं, ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में नहीं लगते हैं, इसलिए हम न्यूटन्स लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है, लॉज ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे देखिए लॉ ऑफ इनर्शिया, तो फिलहाल हम यहाँ पे बात करेंगे उस सिस्टम की जहाँ पे इनर्शियल फ्रेम को लिया गया, इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। अब फ्रेम आपका कोई सा भी इनर्शियल फ्रेम कब होता है या नॉन इनर्शियल कब होता है, देखिए सिस्टम अगर एसलेटिंग सिस्टम है, सपोज मैं यहाँ पे इस रूम में खड़ा हुआ हूँ, अगर ये रूम आपका एसलेट कर रहा है सर्टेन उसमें आपका, सपोज आप लिफ्ट में है, ठीक है, लिफ्ट अगर आपकी एसलेट कर रही है, ठीक है, तो आप कौन से फ्रेम में आपके, अगर एसलेट कर रही है तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, ठीक है। अगर कांस्टेंट स्पीड से जा रही है तो ऑब्वियसली उसका एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है। अगर कांस्टेंट स्पीड से अगर लिफ्ट मूव कर रही है, चाहे वो ऊपर मूव कर रही है, सपोज ये आपका यहाँ पे ये मास है और ये लिफ्ट है, ठीक है, ये लिफ्ट है, अगर ये आपका इस लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन कब जीरो हो सकता है, या तो जो इस लिफ्ट है, इस लिफ्ट की स्पीड कांस्टेंट हो जाए, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली जो आपका एक्सेलरेशन होता है dv/dt वो जीरो होगा, क्यों, क्योंकि आपकी स्पीड कांस्टेंट है तो उसके रिस्पेक्ट में लीनियर मोशन, तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी, जो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो उसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो ही तो होना है, ठीक है। तो जब इसका कांस्टेंट का डिफरेंस जीरो होना है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिस्टम का एक्सेलरेशन जीरो है, यानी कि कौन सा आपका मोशन हुआ, आपका ये कौन सा फ्रेम हुआ, ये आपका हुआ इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम इसलिए क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है। अगर सपोज ये वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट नहीं होती, यानी वेलोसिटी जो होती है आपकी टाइम का फंक्शन होती, सपोज v इज इक्वल टू 2t² + 3, तो जब वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। जब वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, जब एक्सेलरेशन निकालेंगे dv/dt, तो यहाँ पे हमें टाइम के रिस्पेक्ट में वैल्यू मिलेगी, तो कितना हो जाएगा आपका 4t, यानी जो एक्सेलरेशन है वो भी टाइम का फंक्शन है। जब एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है तो सिस्टम क्या हुआ आपका, एक्सेलरेटिंग फ्रेम हुआ, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम हुआ, दिस इज नॉन इनर्शियल, ठीक है। तो एक चीज आपके यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि आपका सिस्टम कब इनर्शियल होगा, कब नॉन इनर्शियल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहला कॉन्सेप्ट तो ये सीखा कि सिस्टम एसलेट करेगा, सिस्टम एसलेट करेगा तो आपका नॉन इनर्शियल होगा, जहां पे न्यूटन्स लॉ आपका वैलिड नहीं है, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वहां पे लगा सकते हैं। अगर सिस्टम नॉन इनर्शियल है तो हम वहां पे क्या लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो लगा सकते हैं, लेकिन न्यूटन्स लॉ नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अगर सिस्टम इनर्शियल फ्रेम में है तो यहाँ पे हम आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगा सकते हैं, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगा सकते हैं और न्यूटन्स लॉ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले हम यहाँ पे डील कर रहे हैं, देखिए हमें जो कॉन्सेप्ट पता लगा, हमें क्या पता लगा, अगर फ्रेम आपका क्या हो, एक्सेलरेटिंग फ्रेम हो, ठीक है, यानी नॉन इनर्शियल, ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो। अगर सिस्टम आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम हो तो उस केस में क्या होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम में आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, टाइम का फंक्शन होगा या फिर आपका कांस्टेंट होगा। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो वो आपका कैसा होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो उस केस में क्या होगा, न्यूटन्स लॉ को हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। न्यूटन्स लॉ को यहाँ पे अप्लाई बिल्कुल नहीं करेंगे, कब, जब आपका कैसा होगा, आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा, ठीक है। लेकिन अगर फ्रेम कैसा हो, इनर्शियल फ्रेम हो, अगर यहाँ पे हम बात कर लेंगे इनर्शियल, ठीक है, इनर्शियल फ्रेम की बात कर लेंगे। इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या हुआ, जब आपका सिस्टम टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, चेंज नहीं होगा, वो या तो एक्सेलरेशन आपका यहाँ पे जीरो होगा, यानी कि सिस्टम होगा आपका मूव तो कर रहा है लेकिन कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है या वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम है तो यहाँ पे हम लॉज ऑफ न्यूटन्स, यानी न्यूटन्स लॉ को हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए हम इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम में कोई सिस्टम रखा हुआ है, उस केस में हम आपका न्यूटन्स लॉ को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज, न्यूटन्स लॉ तो अप्लाई कर सकते हैं, और क्या अप्लाई कर सकते हैं,
एनर्जी का कंजर्वेशन, यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी इजीली अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इनर्शिया फ्रेम है, इनर्शिया फ्रेम में आपका क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं, क्या क्या टूल्स हमारे पास आ जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आ जाता है, और दूसरा सबसे बड़ा टूल आ जाता है आपका न्यूटन्स लॉ, जो कि बहुत ही बढ़िया लॉ है, जिससे हम काफ़ी चीज़ें इजीली निकाल सकते हैं सिस्टम में। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम में है। ठीक है, और मैक्रोस्कोपिक सिस्टम में हम इजीली आपको कोई भी चीज़ आपको निकालनी हो, चाहे आपको एक्सेलरेशन निकालना हो, चाहे आपको फोर्स निकालनी हो, चाहे आपको प्रेशर निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, विद द हेल्प ऑफ इन लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी न्यूटन्स लॉ से आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रही बात आपका फ्रेम कितने तरह के होते हैं। फ्रेम बेसिकली दो तरह के होते हैं, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है कि हम न्यूटन्स लॉ को कैसे लगा सकते हैं, हाउ वी कैन अप्लाई न्यूटन्स लॉ। ठीक है, एक चीज तो आपके यहाँ पे समझ में आ गई कि जो न्यूटन्स लॉ होते हैं वो केवल आपका इनर्शियल फ्रेम में ही अप्लाई होते हैं। ठीक है, जब आपके लॉज कहाँ पे अप्लाई होते हैं, न्यूटन्स लॉ केवल इनर्शियल फ्रेम में अप्लाई होते हैं। तो इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, जो न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स के जो लॉज हैं, न्यूटन्स के जो लॉज हैं केवल कहाँ पे अप्लाई होंगे, इनर्शियल फ्रेम में। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम में अप्लाई होंगे। इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम वो होता है जिसमें आपका रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होता है। ठीक है, रिलेटिव कहने का मतलब ये है कि जिस सिस्टम में सपोज मैं इस रूम में खड़ा हूं, तो जो रूम का जो एक्सेलरेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू किसके, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है, 0 होना चाहिए। ऑब्वियसली जब यहाँ पे स्टेशनरी कंडीशन में है सिस्टम, तो वो आपका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 0 ही होगा। ठीक है, अब आप ये मत कहना कि यहाँ पोल स्टार के रिस्पेक्ट में कितना एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें एंगुलर स्पीड देखनी पड़ेगी अर्थ की। ठीक है, उसको निकालनी पड़ेगी, और ऑब्वियसली एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, तो एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है तो उसके रिस्पेक्ट में जो रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा वो 0 ही होगा। क्यों, एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है तो लीनियर स्पीड भी आपकी v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अगर एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है अर्थ की, तो r इज द रेडियस ऑफ अर्थ, तो जो आपकी स्पीड होगी इसकी, अर्थ की, वो भी कांस्टेंट होगी। अब अर्थ की स्पीड कांस्टेंट है तो जो अर्थ का जो एक्सेलरेशन होगा वो भी क्या होगा आपका, कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, डी बाई डी टी ऑफ आर ओमेगा विच इज 0। ठीक है, तो इसलिए हमने पोल स्टार के रिस्पेक्ट में क्या लिया हुआ है, एक्सेलरेशन। सिस्टम को क्या मान रखा है, रेस्ट में मान रखा है। ठीक है, कांस्टेंट है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0। ठीक है, तो इसलिए हम इसको आइडियल फ्रेम एक तरह से कह सकते हैं पोल स्टार के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हमारा जो आपका सिस्टम है, अर्थ का सिस्टम क्या है, इनर्शियल, किसके रिस्पेक्ट में, पोल स्टार के रिस्पेक्ट में। अब बात करते हैं कि न्यूटन्स लॉ को हम यहाँ पे कैसे लगाएंगे। न्यूटन्स लॉ को लगाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहले आपने पढ़ा हुआ है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, यानी लॉ ऑफ इनर्शिया, कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, कोई बॉडी मोशन में तो मोशन में रहेगी, जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। तो यही तो है आपका लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, दूसरा क्या है, और एक चीज़ और भी है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इसको मिस कर जाते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स को केवल 2 ही चीज़ें पता होती हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। एक और इसका सब पार्ट आता है, वो होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन भी है। ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट भी इनर्शिया में आता है। अगला कॉन्सेप्ट आता है जो एक्सटर्नल फोर्स होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला जो आपका रूल है न्यूटन्स लॉ में, वो है लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, दूसरा रूल क्या है, दूसरा है आपका, कोई भी आपका सिस्टम है सपोज, ठीक है, कोई भी ये सिस्टम है जिसका मास m है, यहाँ पे F1 फोर्स लग रही है, यहाँ पे F2 फोर्स लग रही है, और यहाँ पे F3 फोर्स लग रही है, और यहाँ पे आपका nth फोर्स लग रही है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जितनी भी फोर्सेस हैं इनको जोड़ दूंगा, F1 प्लस F2 प्लस F2 F2 सो ऑन Fn। जितनी भी फोर्सेस हैं, जिस किसी मास की बात चल रही है, उसमें फोर्स को सबको जोड़ देंगे, इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ये है कॉन्सेप्ट आपका।
ठीक है। जो भी एक्सटर्नल फोर्स किसी मास में लग रही है, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, जो भी मास दे रखा है उसमें जितनी भी फोर्स लग रही है, लेकिन सबसे पहली कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि सिस्टम क्या होना चाहिए, इनर्शियल फ्रेम में होना चाहिए। इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, जिसमें आपका रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो होता है, ठीक है, तो वो आपका इनर्शियल फ्रेम होता है। तो पहला लॉ क्या कहता है आपका, लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगला कॉन्सेप्ट क्या आता है, जो आपका मासिव है, मैक्रोस्कोपिक है, ऑब्वियसली मैंने बता दिया कि मैक्रोस्कोपिक जो आपकी मैकेनिक्स होती है इसमें मैक्रोस्कोपिक लेवल पे डील होता है। मैक्रोस्कोपिक यानी वो वाले मासेस जिनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी मासेस होंगे उनकी स्टडी जो होती है मैकेनिक्स में मैक्रोस्कोपिक बॉडीज की होती है। तो हम उस बॉडीज में जितनी भी फोर्सेस सबको जोड़ देंगे और किसके बराबर कर देंगे, जो मोमेंटम होगा टाइम के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, विच इज नोन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और यहीं से हमें मिलता है, आप जानते हैं मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल देंगे तो हमारा क्या बचेगा, d बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, अब ये आपका होता है एक्सेलरेशन, ठीक है, आपका नहीं मतलब सिस्टम जो मास है जिसकी स्टडी के लिए उसका एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, ये आपका मिल जाएगा एक्सेलरेशन, ठीक है। अब आप जानते हैं इसी से रिलेटेड एक जेई में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, वो आपका इसी बीच जो आपकी 23 से लेकर जो 29 के बीच में आपका एक क्वेश्चन आया था मैकेनिक्स में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। उसमें बोला गया था कि बताइए ये एक मास है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फिर से बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम डेफिनेटली आनी ही आनी है, ठीक है, इसलिए कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे डील कर रहा हूँ। डेटा चेंज हो सकता है, एम की जगह वहाँ पे आपका 2 kg हो सकता है, 3 kg हो सकता है, 4 kg हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन टाइप्स ऑफ जो कॉन्सेप्ट्स लगाएंगे वैसे लगाएंगे और प्रॉब्लम इसी तरह की आने वाली, ठीक है, ज़्यादा टफेस्ट प्रॉब्लम नहीं आएंगे। इसलिए कह रहा हूँ कि इस सेशन से बिल्कुल जुड़े रहना, ठीक है, क्योंकि मैं भी अपना काफ़ी कीमती जो समय है वो निकाल के इस सेशन के लिए रखा हुआ है, ठीक है, और वहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स को भी देखना होता है और बाकी ये लेक्चर्स भी मेंटेन करने होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए खास करके जो होने वाले जो भावी डॉक्टर हैं, ठीक है, फ्यूचर के डॉक्टर हैं, उनका भी ख्याल मैं रख रहा हूँ, तो डेफिनेटली वो भी इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से नोट कर लीजिए और नोटबुक में लिख लीजिए, जिससे कि आप एक बढ़िया से बढ़िया स्कोर खड़ा कर पाएँ। वरना ठीक है, आप जा तो रहे स्माइल फेस लेके एग्जामिनेशन हॉल में, और अगर आप मुंह लटका के आना पड़े तो वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसी से रिलेटेड मैंने आपके स्टूडेंट को बताया था और ये इसी टाइप का क्वेश्चन आया है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका एक नोजल है, एक ये नोजल है, इस नोजल से क्या हो रही है आपकी, यहाँ से बुलेट्स निकल लिए हैं, ठीक है, बुलेट्स निकल लिए हैं। सपोज किसी फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो रो है, ठीक है, ये v स्पीड से आपका यहाँ पे जा रही है। तो एक बुलेट आई यहाँ पे और वो रेस्ट में आ जाती है, ठीक है, यहाँ पे आई और फ्रिक्शनलेस सरफेस है, म्यू इज इक्वल टू 0, फ्रिक्शनलेस सरफेस है जिसमें मास ऑफ द बॉडी m रखा हुआ है। तो आपको बताना है जब ये बुलेट यहाँ पे गई, पहली बुलेट जब यहाँ पे गई इस ब्लॉक से टकराई, तो बताना है कि इसमें फोर्स कितनी लगी, ठीक है। अब देखिए यहीं से ये चीज, एक तो फोर्स निकालना होता है, दूसरा इसमें एक्सेलरेशन कितना जनरेट हुआ इस वाले ब्लॉक में, वुडन ब्लॉक में, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम देख रहे हैं मास क्या है, यहाँ पे मास आपका क्या है, मास इसे मास ऑफ जो बॉडी से टकरा रही है, ठीक है, बॉडी से क्या चीज टकरा रही है, आपका बुलेट्स टकरा रही हैं। तो इस बुलेट का मास कैसे निकाल, मास तो पता नहीं है, लेकिन वाटर या फ्लूइड जो भी दे रखा है उसकी डेंसिटी तो पता है ना। तो मास को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए मास को हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इनटू एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे डेंसिटी इनटू एरिया लिख सकते हैं, वॉल्यूम के लिए क्या लिख सकते हैं, अब बुलेट्स हैं तो सर्टेन लेंथ होगी, ठीक है, छोटी लेंथ एल मान ली, ठीक है, एल, और यहाँ पे क्या डी वी बाई डी टी, डी अपॉन डी टी ऑफ वी। अब मैं यहाँ पे जो डी बाई डी टी है ये ऑपरेटर है, क्योंकि ये स्पीड तो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है बुलेट्स, ये तो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, तो यहाँ पे तो हम करेंगे नहीं, ऑपरेटर का यूज हम यहाँ पे कर सकते हैं। इस जो आपकी बुलेट है, बुलेट की लेंथ में एक पर्टिकुलर लेंथ होगी, बहुत ही स्मॉलेस्ट लेंथ होगी, तो जब हम ये ऑपरेटर को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाता है रो यानी द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड जो आपकी टकरा रही है, इंपैक्ट कर रही है किसमें, इस मैक्रोस्कोपिक मासिव ब्लॉक में, ठीक है, रो ए, और इसको मैं लिख लूंगा डी एल अपॉन डी टी, दिस इज डी एल बाई डी टी विच इज वेलोसिटी, और ये स्पीड जो है किसकी है, बुलेट की स्पीड है। तो डी एल बाई डी टी क्या हो जाएगी आपकी स्पीड, किसकी, इन बुलेट्स की।
तो बताओ यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, ये आपका निकल के आ जाएगा रो इंटू एरिया, और डीएल बाई डी टी कितना हो जाएगा, v इज द स्पीड ऑफ द बुलेट, अगेन v ऑलरेडी गिवन, जो हमें बुलेट की स्पीड गिवन है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा रो ए वी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जो डेंसिटी होगी वो फ्लूइड की होगी या वाटर की होगी, इसकी वैल्यू यहाँ फिट कर लेंगे, और एरिया किसका होगा, इस नोजल का होगा, जो कि मेंशन होगा कि जो आपका एरिया है नोजल का इतना है सेंटीमीटर स्क्वायर में, समझ जाओगे, अगर सेंटीमीटर है मीटर का स्क्वायर होगा तो वहाँ पे समझ जाना वो एरिया है नोजल का, उसको यहाँ फिट कर लेंगे। v इज द स्पीड ऑफ द बुलेट, जो आपकी बुलेट की वाटर बुलेट्स जो आपकी दे रखी है, बंदूक वाली वो जो गोली मारने वाली वाली बुलेट की बात नहीं चल रही है, और चलाने वाली बुलेट की बात नहीं चल रही है, तो यहाँ पे देखिए जो बुलेट है ये वाटर बुलेट्स की बात चल रही है, वाटर जेट्स की बात चल रही है। ठीक है, तो v इज द स्पीड ऑफ द जेट्स। ठीक है, यहाँ से आपकी फोर्स निकल के आ जाएगी जो कि इस ब्लॉक में लग रही है। ठीक है, अब यहाँ पे तो फोर्स क्या निकल के आई, जो आपकी ब्लॉक में लग रही है, फोर्स आपकी निकल के आई रो ए वी स्क्वायर। अब एसलेशन कितना जनरेट होगा इस वाले ब्लॉक में, एसलेशन होगा मास इनटू एसलेशन, तो एसलेशन आपका आ जाएगा रो ए वी स्क्वायर अपॉन मास ऑफ द ब्लॉक। तो यहां से जो एसलेशन होगा वो ब्लॉक का निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बढ़िया है, इसको नोट कर लीजिएगा, और ये आपका डेफिनेटली नीट के एग्जाम में भी आ सकता है, क्योंकि पेपर आप लोगों का भी जो डिज़ाइन होता है आपका वही सीबीएसई और एनटीए डिसाइड करता है, तो इसलिए इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि एनटीए ही डिज़ाइन कर रहा है। तो कुछ परसेंट कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल, देखिए कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो किस तरह की प्रॉब्लम टैकल करेंगे। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे इतना है कि आपका अगर कोई वाटर बुलेट्स आपकी किसी नोजल से फायर होती हैं, तो अगले जो दूसरा आपका मासिव ब्लॉक है यानी दूसरा सिस्टम है, तो उसमें एसलेशन कितना प्रोड्यूस होगा, तो उसको निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, रो ए वी स्क्वायर, रो इज द डेंसिटी ऑफ द बुलेट, एरिया ऑफ द नोजल, वी इज द स्पीड ऑफ द बुलेट या वाटर जेट्स, डिवाइड बाय द मास जिसमें आपका टकरा रही हैं बुलेट्स। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो बुलेट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हो गया। अब अगला कॉन्सेप्ट में यहाँ पे आते हैं कि कभी भी अगर आपका पुली और मास सिस्टम दे रखा हो तो आप एसलेशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका एक दे रखा है पुली, ठीक है, ये पुली है, ठीक है, इससे रोटेशनल का क्वेश्चन भी जनरेट हो सकता है। फिलहाल इसको रोटेशन में कन्वर्ट नहीं करने वाला मैं, क्योंकि वो आप फिर कॉन्सेप्ट से इधर उधर हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये ब्लॉक आपका m1 मास का है, ये ब्लॉक मास आपका m2 है। ठीक है, m1 और m2 देयर आर टू मासेस m1 एंड m2, आपको निकालना पड़ेगा या निकालना पड़ जाए। ठीक है, आपको कंडीशन दे रखी है m2 इज ग्रेटर देन m1। ठीक है, देयर इज अ कंडीशन विच स्पेसिफाई दैट मास m2 इज ग्रेटर देन m1, और ग्रेविटी आपकी सेम है। अगर m2 और m1 आपको नी भी दे रखे हैं, आपको वेट भी दे सकता है W2 और W1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ग्रेविटी आपका डाउनवर्ड एक्ट करेगी। तो आपको पूछ सकता है, यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि टेंशन की डायरेक्शन कैसे ली जाए। ठीक है, तो आपको डायरेक्शन देखो ऐसा होता है, डायरेक्शन आपकी जो होती है, जो भी रोप होती है, थ्रेड होता है, वो मिड ऑफ द लेंथ में चेंज हो जाता है। ठीक है, जब वो हैवी मासेस की साइड होता है तो उस समय तो अपवर्ड है, क्योंकि स्ट्रेसेस आपका जो नियरली जो मास होता है, मासिव ब्लॉक होता है, उसके नियर में ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। ठीक है, तो जैसे जैसे पोजीशन दूर होती है वहाँ पे आपका स्ट्रेस, आपका पोजीशन चेंज हो जाती है। ठीक है, इंटरनल स्ट्रेस है, टेंशन इस क्या है, इंटरनल स्ट्रेस है या इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, किसी भी मटेरियल प्रॉपर्टी जो आपका मटेरियल है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है टेंशन। ठीक है, जैसे आप लोगों को टेंशन हो जाती है एग्जाम के समय, और एग्जाम से पहले तो कोई टेंशन होती नहीं, एग्जाम से पहले टेंशन हो जाए तो ऑब्वियसली एग्जाम बढ़िया हो जाए। तो यहाँ पे देखिए टेंशन एट द मिड ऑफ द लेंथ ऑफ द थ्रेड विल चेंज। ठीक है, मिड ऑफ द जो लेंथ जो होगी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो अब बात आती है कि एसोलेशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, एसोलेशन निकालने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक, आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। जितना भी अनबैलेंस वेट होता है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल मास से, तो वहां से आपको क्या मिल जाता है, एसोलेशन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एसोलेशन इज इक्वल टू एसोलेशन ऑफ द सिस्टम कैन इजिली बी कैलकुलेटेड कैसे, अनबैलेंस वेट डिवाइड किससे कर देंगे, टोटल मास से, टोटल
मास से, तो आपका यहाँ से क्या निकल जाएगा, इस सिस्टम का एसलेशन होगा। अब ये सिस्टम कौन सा है, सिस्टम ये वाला हुआ, ठीक है, जहाँ पे मासेस आपके आएंगे, ठीक है। अब ये मत कहना कि पुली भी आपका एसलेट करेगी, ये पुली आपका स्टेशनरी है, इसका कोई एसलेशन नहीं है, ठीक है। यहाँ बात चल रही इस वाले एसलेशन की, जो ब्लॉक्स है, ये अगर ये हैवी ब्लॉक नीचे जा रहा है, ठीक है, ए एसलेशन से, और ये वाला ब्लॉक अगर ऊपर जा रहा है ए एसलेशन से, ठीक है, तो ये फिलहाल पुली रेस्ट में है, इसको मत लेना आपका, ये मत कहना कि पुली भी एसलेट कर रहा है, पुली एसलेट नहीं कर रहा है। पुली एसलेट करेगा तो सिस्टम नॉन इनर्शियल हो जाएगा, वहां पे न्यूटन्स लॉ नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। मैं न्यूटन्स लॉ लगा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे इस पुली को रेस्ट में करना पड़ेगा, ठीक है। अब बाकी अगर इसको एसलेटिंग फ्रेम में रखना है, उसको हम कर डील करेंगे। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, एसलेशन ऑफ द सिस्टम आ जाएगा,